ये बात है बीती रात की, जब विक्रम और शिफाली क्लब में पार्टी कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के दोस्तों ने उन्हें कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा दी थी। ड्रिंक के नशे में दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। जिसके कुछ देर बाद दोनों विक्रम के घर थे और उसके बाद शिफाली विक्रम को किस करती है और उसके करीब आने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। अगली सुबह जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि शिफाली सो रही थी और विक्रम खुद से कहता है, सच में आज कितनी हंसी रात थी। आज से पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जितना सोचा था शेफाली तो उससे ज्यादा एक्टिव लड़की निकली। मुझे इतने मजे आज से पहले कभी नहीं आए। विक्रम शिफाली के बारे में सोच रहा था कि तभी शिफाली अपनी आंखें खोलती है और वो बहुत प्यारे सी आवाज में विक्रम को विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जान। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ आ गई। कितनी हंसी रात थी ना जब हमने साथ समय बिताया। तुम्हें तो मैं पूरी जिंदगी अपने साथ रख सकता हूँ। तुम बहुत सॉफ्ट हो, टेडी की तरह। अच्छा जी, नॉटी बॉय। अब शिफाली उठ जाती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो विक्रम उसे रोक लेता है और उसका हाथ थाम लेता है। कहाँ जा रही हो जान? वॉशरूम बेबी। अकेले अकेले? तो साथ में चलो फिर। अब दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में फिर से खो जाते हैं और एक होते हैं। उस दिन शाम को विक्रम अपने ऑफिस से निकल रहा था तो उसे शिफाली की कही हुई बात याद आती है। शिफाली ने विक्रम से सुबह कहा था कि शाम को घर वापस आते हुए केक लेते आना। तो विक्रम उसके लिए केक खरीदने केक शॉप में जाता है और शॉप में जाते ही वो शॉपकीपर को देखता है तो शॉपकीपर से मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो, मुझे ना डार्क फॉरेस्ट केक चाहिए। जी, अभी ला कर देता हूँ। विक्रम अब शॉप से केक लेकर अपने घर आता है। शिफाली केक देखकर बहुत खुश होती है कि विक्रम कितना केयरिंग है और वो खुशी से विक्रम के गले लग जाती है और उसे बोलती है, थैंक यू सो मच बेबी। तुम्हें नहीं पता मेरा केक खाने का कितना दिल कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी जान, इसलिए तो लेकर आया हूँ। शिफाली खुश होते हुए केक को कट करती है, विक्रम को भी खिलाती है। विक्रम भी शिफाली के साथ केक खाता है। केक खाकर शिफाली विक्रम से कहती है, वाओ यार, कितना टेस्टी केक है ये। सच में मजा आ गया। हाँ सच में बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया। बेबी, तुम कल मेरे लिए एक और केक ले आओगे? मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा। पहले इसे तो खत्म करो मेरी जान, कल फिर से लेकर आ जाऊंगा। बेबी, ये तो बस अभी खत्म हो जाएगा, तो कल ले आओगे ना? हाँ ले आऊंगा। अब दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में केक खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विक्रम अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो शिफाली को फिर से केक खाने की तलब लगती है और वो उसे रिमाइंड करवाती है कि शाम को वो ऑफिस से आते हुए केक जरूर लाए। लेकिन उसके जाने के बाद शिफाली से शाम का इंतजार नहीं होता तो वो दिन में ही विक्रम को कॉल करके उससे कहती है, बेबी, तुम कब आओगे? यार अभी तो 3 ही बजे हैं, शाम तक रुक जाओ। नहीं रुका जा रहा मुझसे। मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो ना, उस केक शॉप का एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। ठीक है, मैं करता हूँ। अब विक्रम शिफाली को एड्रेस सेंड कर देता है। शिफाली खुद ही शॉप पर जाती है और जब वो वहाँ जाती है तो एक हैंडसम से लड़के को देखती है जिसे देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिसे देखकर अब शिफाली के होश उड़ जाते हैं और वो उसके पास जाकर अपनी अदा के साथ उसे कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे केक चाहिए। हाँ जी, जरूर मिलेगा। बताइए कौन सा चाहिए? ब्लैक फॉरेस्ट। जी, अभी लेकर आया। यार कितना अच्छा दिखता है, ये कितना हैंडसम है। ऐसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू ये क्या सोच रही है शिफाली? तू किसी और से प्यार करती है? अब शिफाली वहाँ खड़ी खुद से बातें कर रही थी कि उसके पास वो शॉपकीपर खुद चलकर आता है और उससे बोलता है, ये लीजिए मैम, आपका केक। थैंक यू सो मच मिस्टर संजीव, आई एम संजीव। शिफाली, नाइस टू मीट यू। सेम हियर मैम। आप मुझे मैं मत बुलाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, सॉरी शिफाली जी। ओनली शिफाली। अब शिफाली उस दिन के बाद से अक्सर संजीव से छुप छुप कर मिला करती और अब उसे उसकी आदत होने लगी थी और इस वजह से वो विक्रम से दूर भी होती जा रही थी। विक्रम उससे कुछ कहता तो वो पलटकर जवाब तक नहीं देती और उसे इग्नोर करती। एक दिन ऐसे ही विक्रम उसके लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है और उसे देता हुआ कहता है, बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शिफाली विक्रम की लाई हुई ड्रेस को ढंग से देखती तक नहीं और नापसंद कर देती है और उसे जवाब देती है, कितनी गंदी ड्रेस है ये, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर तुम्हें तो ये डिजाइन अच्छा लगता था ना, अब क्या हुआ? देखो,
वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरत और पसंद भी बदल जाती है। इसका मतलब तो तुम मुझे भी बदल दोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, पर तुम खुद भी तो समझदार हो ही। शिफाली की बातों को सुनकर विक्रम को बहुत ठेस पहुंचती है और उसका दिल टूट जाता है। वो उससे बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। कर अब शिफाली को भी गिल्ट होता है और वो खुद से कहती है, मुझे शायद विक्रम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसको कितना बुरा लग गया होगा ना आज मेरी बातों का। पर मैं क्या करूं, मैं विक्रम से प्यार ही नहीं करती, राजीव से करती हूँ मैं प्यार। ये बात मैं विक्रम को कैसे समझाऊं? चलो अभी तो उसे सोने देती हूँ, कल उससे बात करूंगी। अगले दिन सुबह के समय जब विक्रम उठता है तो शिफाली उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है, पर विक्रम भी अब उसकी तरफ देखता नहीं क्योंकि वो नाराज था। वो उठकर बाहर जाता है। शिफाली से ये सहन नहीं होता और वो विक्रम को पीछे से गले लगाने लगती है। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर? मैं नहीं कर रहा तुम्हें, तुम मुझे कर रही हो, वो भी बहुत दिनों से। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करती रहोगी। प्लीज हाँ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं अब तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। ठीक है, जाओ खुश रहो। शिफाली अब अपना घर छोड़कर चली जाती है और संजीव के साथ जाकर रहने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और 4 साल का समय बीतता है। विक्रम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था और सारी पुरानी यादों को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो किसी और का नहीं, शिफाली का था। वो लिखती है कि वो शादी कर रही है, वो भी संजीव के साथ। ये जानकर विक्रम को बहुत जलन महसूस होती है और बुरा लगता है। इतनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था, पर अब विक्रम टूट जाता है। लेकिन अब वो सीधे तरीके से नहीं बल्कि मैकेनिक बनकर उसके घर में लाइट लगाने के बहाने जाता है और उसकी शादी की तैयारियां भी करवाता है। देखते देखते शादी का दिन आता है। उस दिन विक्रम अपनी पहचान सबके सामने लेकर आता है। उसे देखकर शिफाली चौंक जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो ना, उसे रोकने के लिए आया हूँ मैं। लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा मैं। फिर विक्रम अपने और शेफाली के रिलेशन के बारे में सबको बताता है। शेफाली ने उसके साथ क्या क्या किया ये भी बताता है। ये बातें सुनकर संजीव उससे शादी करने से मना कर देता है। शेफाली बीच मंडप पर रुस्वा हो जाती है और विक्रम उससे कहता है, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी कुंवारी ही क्यों न रहना पड़े। फिर शेफाली वहाँ से चली जाती है और अब वो ये शहर भी छोड़ देती है। ऐसे विक्रम और शेफाली ना कभी एक दूसरे के हो पाते हैं और ना ही किसी और के। लेकिन बाद में विक्रम को अपने किए का पछतावा होता है कि उसने शेफाली का बसता हुआ घर ही उजाड़ दिया। अंकित ऑफिस से घर आया होता है और जूते निकालने लगता है। जूते निकालते समय अंकित लड़खड़ा सा जाता है और गिर पड़ता है। अंकित को जमीन पर पड़ा हुआ उसकी पत्नी शालिनी देख लेती है और वो अंकित के बाल खींचते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पीकर आने की? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया ना अपनी बीवी का कि वो क्या कहेगी? बस मुंह उठाकर पी ली और घर चले आए। नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। तुम गलत समझ रही हो शालिनी। अच्छा जी, मैं गलत समझ रही हूँ। तुम्हारी ये जुबान और तुम्हारी ये पैर लड़खड़ाते हुए मुझे साफ नजर आ रहे हैं और तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत रखते हो। चलो अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। शालिनी अंकित को अंदर लेकर जाती है। अंकित के मुंह से बियर की काफी ज्यादा महक आ रही थी, जिसकी वजह से शालिनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शालिनी तभी एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और अंकित को मारने लगती है। अंकित को मारते हुए शालिनी कहती है, एक तो मेरे घर में पी कर आए हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो कि मैं पी कर नहीं आया। तुम्हें तो झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। लोग सच ही बोलते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारा भूत तो मैं उतारूंगी। चलो तुम अंदर। इतना बोलकर शालिनी अंकित को डंडे से मारने लगती है और मारते मारते अंकित से सच बोलने के लिए भी कहती है, लेकिन अंकित कुछ नहीं कहता। जब शालिनी अपने पति को मारते मारते थक जाती है तो शांति से बैठ जाती है और कहती है, देखो जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, बता दो पीकर आए हो या नहीं, वरना अभी तो मैं ज्यादा गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपने तरीके से तुम्हारा सच निकलवाया ना, तो भगवान की कसम तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
मैं सच में नहीं पीकर आया हूँ। वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ था। वो लोग शराब पी रहे थे, मुझसे भी जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया है, इसलिए मैंने नहीं पी। तो मेरे लिए फ्रूट बियर मंगवा दी थी, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं शराब पीकर आया हूँ। अच्छा, और जो जमीन पर पड़े हुए थे उसका क्या? नीचे बैठकर या लेटकर पोछा मार रहे थे तुम? अरे वो तो मैं जूते निकाल रहा था, तो तभी लड़खड़ा गया और तुम्हें लगा कि मैं पीकर आया हूँ। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। अरे जब मैं इतनी देर से पूछ रही थी तब मुंह नहीं खुला तुम्हारा। तुम्हें तो मजा आता है ना मुझे तंग करने में। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आगे से तुम कभी तंग ही नहीं करोगे मुझे। शालिनी इतना बोलकर अंकित को वापस मारने लगती है और अंकित बेचारा सच बोलने पर भी मार खाता और कुछ ना बोलने पर भी मार खाता। लेकिन आज ये पहली बार नहीं हुआ था कि अंकित अपनी बीवी से मार खा रहा था। ये पहले भी कई बार हो चुका था कि अंकित अपनी बीवी से मार खाता रहता है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद शालिनी घर की लाइट बंद करके दिन में ही सो रही होती है। तभी अंकित घर की एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर घर में दबे पांव आने लगता है। घर में कोई आया है इस बात की शालिनी को भनक लग जाती है और वो चुपके से चादर लिए आती है और अंकित के सर पर चादर डालकर डंडे से उसे जोर जोर से मारने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर वो कहती है, अरे माँ जी, शांता आंटी कहाँ हो? जल्दी से आओ, देखो हमारे घर में चोर आ गया है। कोई तो आओ और पुलिस को बुलाओ। जल्दी आओ सब लोग। शालिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ शालिनी की सास रेखा और पड़ोसन शांता आ जाती है। शालिनी के साथ साथ सभी लोग अंकित को चोर समझकर मारने लगते हैं। कुछ देर बाद अंकित अपने आप को बचाते हुए चादर फेंक देता है। अंकित को मार खाता देखकर शांता कहती है, जाती है और बहुत सुनाती है। इतना सुनाने के बाद भी उसे एक दो बार मार भी देती है। अंकित बेचारा चुपचाप से अपनी बीवी से पिट भी जाता है। अब तो शालिनी की ये आदत सी हो गई थी कि वो अपने पति को बिना बात के मारने लगती थी। कुछ दिनों बाद शालिनी अंकित के पास जाकर कहती है, अंकित, आज मेरा भाई आने वाला है, तो तुम उसे लेकर आ जाना याद से। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इतनी बार बता चुकी हो। अब तो मुझे पूरी तरह से याद है कि तुम्हारा भाई आ रहा है और तुम्हारे भाई को लेने जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को याद से ले आऊंगा। यही तो दिक्कत है कि तुम गलतियाँ ही इतनी करते हो कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ता है। अब मैं इतनी बार याद दिला चुकी हूँ तो तुम भूल मत जाना, ठीक है? अरे ठीक है, मुझे याद है तुम्हारे भाई को लाने जाना है, मैं ले आऊंगा। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम मेरे भाई को लाना ना भूलो, वरना तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो अंकित को समझा देती है। शाम को अंकित शालिनी के भाई अरुण को लेने जाता है, लेकिन आते समय काफी ज्यादा रात भी हो जाती है और यहाँ शालिनी को लगने लगता है कि अंकित उसके भाई को लाना भूल गया होगा। कुछ देर में अंकित घर के बाहर पहुंचकर अपनी बाइक खड़ी करता है और अरुण को अपनी जैकेट देते हुए कहता है, ये ले मेरी जैकेट और अंदर जा, मैं बाइक पे ना कवर लगा कर आता हूँ। अंकित की बात सुनकर अरुण अंदर जैकेट पहनकर चला जाता है और अरुण ने हेलमेट भी लगाया होता है और उसके घर आते ही शालिनी धोखे से अपने भाई को ही अंकित समझकर मारने लगती है और काफी ज्यादा पीटती है। थोड़ी देर में अंकित आता है और शालिनी को रोकते हुए कहता है, अरे शालिनी, एक बार देख तो लो कौन है कौन नहीं। अब क्या तुम्हारे मारने की आदत हर किसी के लिए हो गई है? दीदी, ये क्या है? आप जीजा जी को मारती हो और आज मुझे जीजा जी समझकर मार दिया। इतना कहकर वो अपना हेलमेट उतारता है और अपने भाई को देखकर शालिनी कहती है, वो मैं तो बस ऐसे ही, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। दीदी, मुझे ना आपका मतलब साफ साफ पता चल रहा था। अरे ये तो देख लो कि वो आपके पति हैं और अब तक जीजा जी ने कुछ बोला तक नहीं। अगर आज आप गलती से मुझे मारती नहीं तब तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं, वो थोड़ा बस गुस्सा आ गया था इसलिए, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। दीदी, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ तभी बोल रहा हूँ। और आप भी जरा सोचो, अगर जीजा जी आपको मारते तब तो आप बवाल कर देती। आपको जीजा जी जैसे इतने अच्छे पति मिले, लेकिन आपको जरा भी कदर नहीं है। अरुण की बात सुनकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो कहती है, अंकित जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तक आपने मुझे कभी नहीं रोका और बस इसी बात का फायदा मैंने उठा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद शालिनी अपने पति को कभी नहीं मारती। दीपिका एक हर्ष नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। बहुत कोशिश के बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए हाँ कर देती हैं। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी मेहंदी वाले दिन दीपिका के पास एक कॉल आता है कि उसके होने वाले पति हर्ष की मौत हो गई है, जिसे सुनते ही उसके हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ कविता वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? बोलना, कुछ हुआ है क्या? बोल बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। किसका फोन था? माँ, हर्ष के घर से फोन था। वो लोग कह रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन कुछ देर पहले तो मेरी उनसे बात हुई थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अब मेरा क्या होगा माँ? मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती, मुझे उनके पास जाना है। रुक जा बेटा, इस वक्त तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। अगर तू वहाँ जाएगी तो सभी हर्ष की मौत का इल्जाम तेरे ऊपर लगाएंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ये शादी मुझे ठीक नहीं लग रही है, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी। माँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझे हर्ष के घर जाना है और मैं जाऊंगी। मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप लोगों को मेहंदी की पड़ी हुई है। दीपिका इतना कहकर भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ सामने अपने पिता राजवीर को खड़ा देखकर रुक जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है कि तभी राजवीर कहता है, लगता है तुम्हें अपनी माँ की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ना कि कहीं नहीं जाना, तो मतलब कहीं नहीं जाना। वहाँ जाकर हमारे घर वालों की और बदनामी करवाने का इरादा है क्या? पिताजी, आपको नहीं पता है कि हर्ष के साथ क्या हुआ है। कम से कम मुझे एक बार उसे देख तो लेने दीजिए। मुझे जाने दीजिए पिताजी। अगर उन लोगों को तेरी जरूरत होती तो वो लोग तुझे खुद लेने के लिए आ जाते। ऐसे गैर लोगों से फोन नहीं करवाते। वो लोग अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इस शादी को और तुझे समझ रहे हैं। उसके घर में कोई भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोग हमारी शादी से बहुत खुश थे। किसी को कोई परेशानी नहीं थी हमारी शादी से। सिर्फ दिखावे के लिए उन लोगों ने दिल से तुम दोनों की शादी के लिए हाँ नहीं किया था। उन्होंने बस हाँ इसलिए किया था कि कहीं तुम दोनों भाग ना जाओ। जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारा वहाँ ना जाना ही ठीक है। अपने पिता की बात सुनकर दीपिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन दीपिका के ससुराल वाले उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, जिसके बाद राजवीर अपनी बेटी को इन सभी परेशानियों से दूर रखने के लिए अपने बड़े भाई धर्म के घर ले जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर धर्म कहता है, राजवीर, तूने दीपिका को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। अगर ये वहाँ रहती तो शायद अपने गमों को भूल नहीं पाती, इसीलिए उसका यहाँ आना ही ठीक था। बाकी तू चिंता मत कर, यहाँ उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। हम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर उसकी शादी कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। तभी मैं दीपिका को यहाँ लाया हूँ, क्योंकि अगर ये वहाँ रहती तो पुरानी बातें ही याद करती रहती। हाँ वो तो है, कोई नहीं, समय दो थोड़ा उसे। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना मत सोचो उन सब बातों के बारे में। आजकल शादी टूटना कोई बड़ी बात नहीं है इतना। लेकिन अब हमें बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम दीपिका के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखें तो उन्हें दीपिका के अतीत के बारे में कुछ ना पता चले। उसकी चिंता आप मत करिए भैया, वो सब तो मैं दीपिका को अच्छे से समझा दूंगा। बस आप मेरी बेटी का घर बसवा दीजिए। राजवीर और धर्म दोनों मिलकर दीपिका के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। समय बीतता है और समय के साथ दीपिका भी धीरे धीरे अपने दुखों से बाहर आती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ धर्म भी उसके लिए सूरज नाम के लड़के का बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढता है और सभी घर वालों को उसकी फोटो दिखाता है। तभी दीपिका कहती है, ताऊ जी, मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जहाँ जिसके साथ मुझे शादी करने के लिए कहेंगे मैं कर लूंगी, लेकिन मैं ये शादी धोखे से नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग मेरे ससुराल वालों को मेरी पहली शादी टूटने वाली बात बता दीजिए। अगर वो फिर भी शादी के लिए हाँ करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया लेकिन हमारा नहीं, और हर बार तेरी मर्जी से ही सब कुछ हो ये तो जरूरी नहीं है ना। एक बार तेरी मर्जी मानकर देख चुका हूँ, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। एक मिनट राजवीर, तू शांत हो जा। और दीपिका बेटा, जो बात बीत गई उसे बताने का क्या फायदा है, और रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहता हूँ
कि किसी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकले। सभी लोग मिलकर अपनी बातों से दीपिका का मुंह बंद करवा देती हैं और अगले दिन लड़के वालों को बुलवाकर शादी की डेट फाइनल करवा देती हैं। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। देखते देखते शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है, लेकिन दीपिका के दिल पर एक बोझ होता है कि ये शादी की शुरुआत एक झूठ से हो रही है। समय बीतता है और मेहंदी वाले दिन दीपिका को अपनी पहली मेहंदी वाले दिन हुए हादसे की याद आती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। और जैसे ही उसका होने वाला पति सूरज और उसकी सास कामनी उसके लिए शगुन का जोड़ा लेकर उसके घर आते हैं, तभी दीपिका अपनी मेहंदी की रस्म से उठ जाती है और सबके सामने अपनी सास को कहती है, माँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेहंदी आपकी बहू की दूसरी मेहंदी है, तो क्या आप इस बात को जानकर अपनी बहू की दूसरी मेहंदी करवाना चाहेंगी और इस शादी के लिए हाँ करेंगी? बहू, तू ये क्या कह रही है? बहू की दूसरी मेहंदी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं तो सगाई में लगने वाली मेहंदी और आज शादी वाली मेहंदी को लेकर तो बहू की दूसरी मेहंदी की बात तो नहीं कर रही है ना? माँ, मुझे लगता है दीपिका यही कहना चाहती है, तुम्हें मेहंदी लगवाना पसंद नहीं है क्या? लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, मेहंदी तो लगवानी पड़ेगी। कल हमारी शादी जो है, और बिना मेहंदी के दुल्हन के हाथ अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ बहू, ये तो है। शादी में मेहंदी की रस्म बहुत मायने रखती है। इसमें होने वाले पति का नाम लड़की के हाथों पर लिखा जाता है और मेहंदी जितनी ज्यादा चढ़ती है, पति उतना ही प्यार करता है। मुझे भी देखना है तेरी मेहंदी का रंग कितना चढ़ता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। माँ जी, मेरे कहने का मतलब है, मेरे हाथों पर सूरज जी के नाम से पहले किसी और का भी नाम लिखा जा चुका है। पहले एक बार मेहंदी वाले दिन ही लड़के की मौत होने की वजह से मेरी शादी टूट चुकी है। ये आपकी बहू की दूसरी मेहंदी है। क्या अभी भी आप लोग ये मेहंदी की रस्म पूरी करवाना चाहते हैं? क्या फिर भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये तुम क्या कर रही हो बहू? ये तुम्हारी दूसरी मेहंदी है, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने ये बात तो मुझे नहीं बताई। इसका मतलब ये लोग धोखे से ये शादी करवा रहे थे। भाई साहब, मैं बहू के घर वालों को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन आपके ऊपर मुझे बहुत विश्वास था और आप हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी बेटी के प्यार में ये भूल गया कि झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते हैं, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। अब आप कितनी भी माफी मांग लीजिए, लेकिन अब आप पर वो विश्वास मुझे कभी नहीं होगा जो पहले था। अब ये मेहंदी की रस्म पूरी नहीं होगी और ना ही ये शादी होगी। चल बेटा। अपनी सास की बात सुनकर दीपिका जैसे ही अपने हाथ में लगी मेहंदी को छुड़ाने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाती है, तभी सूरज उसे रोकते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, माना कि दीपिका के घर वालों ने हमसे झूठ बोला, लेकिन दीपिका ने तो हमसे कोई बात नहीं छुपाई ना ही हमसे कोई झूठ बोला। मेहंदी की रस्म पूरा होने से पहले ही उसने आपको सब बता दिया कि आपकी बहू की दूसरी मेहंदी है। वो चाहती तो शादी तक छिपा सकती थी। शादी के बाद हम क्या कर लेते? सूरज की बात सुनकर कामनी को उसकी बात ठीक लगती है, जिसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बहू की दूसरी मेहंदी की रस्म उसके सभी घर वालों के साथ मिलकर बड़ी धूम से करती है। इस तरह से दीपिका के दिल से झूठ का बोझ भी उतर जाता है और कामनी की बहू की दूसरी मेहंदी की रस्म भी खुशी खुशी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।